हेलो बच्चों, हमारे लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। कल तक बच्चों हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है दैनिक जीवन रसायन उसके कुछ टॉपिक्स हमने किए थे। टॉपिक्स में हमने अम्ल, क्षार व लवण की कुछ सामान्य जानकारी, क्रिस्टलन जल, लवणों का हमने वर्गीकरण, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, आयनन के आधार पर, अम्ल और क्षारों का आयनन और प्राप्ति स्रोत के आधार पर हमने देखा था, वर्गीकरण किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अम्ल और क्षार की कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से कुछ संकल्पनाएं दी हैं, कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें कौन कौन सी परिभाषा या संकल्पना हम पढ़ेंगे। पहली संकल्पना है आरेनियस संकल्पना, स्वांते आरेनियस द्वारा दी गई ये अवधारणा है। दूसरी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना और तीसरी है लुईस संकल्पना। तो पहली संकल्पना पे चलते हैं या पहली अवधारणा पे चलते हैं जिसका नाम है आरेनियस अवधारणा। आरेनियस महोदय क्या कहते हैं? आरेनियस ये महोदय बोलते हैं, उनका पूरा नाम है स्वांते आरेनियस। स्वांते आरेनियस कहते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन धनायन H+ आयन जो मुक्त करें वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की क्या विशेषता होती है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या निकालें? हाइड्रोक्साइड और या हाइड्रोक्सिल आयन। तो इनको तो बोलते हैं हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन धनायन, और इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ऋणायन या आयन। इस आधार पे यदि हम देखें तो हम किन पदार्थों को, देखिए एग्जाम्पल अगर यदि दें HCl, HCl में जब जल मिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा, आयनित हो जाएगा सीधे। अब इसको ऐसे ना लिखकर हम, एक बेहतरीन तरीका है HCl, इसमें हमने वाटर मिलाया, इस वाटर को ऐसे ना लिख के सीधा हम यहाँ पर लिख देंगे AQ। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। HCl में हमने जल मिला दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का क्या बन गया? जलीय विलयन। तो इसमें क्या होता है, जल मिलाने पर ये आयनित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। HCl H+ Cl-। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर हमें AQ लगाना पड़ेगा, ये भी आयन जो है जलीय विलयन में है। तो इस पदार्थ को यानी HCl को हमने पानी की उपस्थिति में तोड़ दिया, ये टूट जाता है, H+ आयन मुक्त कर देता है। ये H+ आयन किसने मुक्त किया? HCl ने। तो इसका मतलब HCl क्या है? एक अम्ल है। उसके अलावा और बात कर लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे। वाटर में यानी पानी में जब घोलेंगे तो ये टूट जाएगा, H+ AQ प्लस NO3 - AQ। ठीक इसी प्रकार H2SO4, उसमें पानी मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? जल की उपस्थिति में आयनित हो जाएगा और बनेंगे H+ SO4-। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? 2H+, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने? 2 हैं, तो H+ भी कितने बनेंगे? 2। और SO4 सल्फेट, सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है? 2 वहाँ जाएगा -2। यहाँ क्या लगाएंगे? AQ, और यहाँ भी क्या है? AQ। तो इसका मतलब HCl, HNO3, H2SO4 ये तीनों की तीनों क्या हैं? अम्ल हैं आरेनियस, स्वांते आरेनियस के अनुसार। इसी बात को अगर हम और देखें, क्षारकों पर देखें, क्षारक या क्षारक किन्हें कहते हैं? क्षार किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या मुक्त करें? OH- आयन। तो देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिलाया
तो ये आयनित हो जाएगा, आयनित होकर बनाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ क्या लगाएंगे AQ और यहाँ भी क्या लगाएंगे AQ, जलीय विलयन। ये बहुत से बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, H2SO4 मैंने यहाँ पर 2H प्लस कैसे लगा दिया, SO4 माइनस 2 कैसे लगा दिया, उसके लिए हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही देखो, यहाँ पर NaOH में पानी मिलाने पर क्या बन गया OH माइनस, इसका मतलब NaOH क्या है, एक क्षार है। ऐसे HCl, HNO3, H2SO4 ये क्या है, ये अम्ल। उसके बाद हम बात करें KOH। KOH में यदि हमने पानी मिलाया तो पानी मिलाने के बाद किस पर टूटेगा, K प्लस AQ एंड OH माइनस AQ। तो इसका मतलब स्वांत्य आर्यनियस की संकल्पना हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। वे पदार्थ जो जल में घुलकर या जल में आयनित होकर और क्या कर रहे हैं, अधिक संख्या में जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करें, वो तो क्या होगा, अम्ल कहलाएगा। और जो OH माइनस आयन मुक्त करेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। स्वांत्य आर्यनियस की संकल्पना। अब इसकी हम कमी की बात करें, सीमा क्या है इसकी, इस संकल्पना की कमी या सीमा की बात करें तो सबसे बड़ी बात है, ये संकल्पना पानी की अनुपस्थिति में काम ही नहीं करेगी। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो जल में घुलेंगे ही नहीं। अब जल में घुलेंगे नहीं तो वो आयनित नहीं होंगे, आयनित नहीं होंगे तो इसका मतलब हम बता ही नहीं सकते ये अम्ल की क्षार है। यानी अजलीय जो विलायक होते हैं उनमें हम किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकते। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। कुछ पदार्थ में H प्लस होता ही नहीं है, यानी कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें H प्लस ही नहीं होता। कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं लेकिन उसमें H प्लस नहीं होता। अब H प्लस नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते वो अम्लीय है कि क्षारीय है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें CO2। अब CO2 में ना तो H प्लस है ना OH माइनस है, हम कैसे बता सकते हैं कि CO2 अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है। हम बात करें BF3, अब इसकी कैसे बताएं, AlCl3, ZnCl2, बहुत सारे पदार्थ हैं ऐसे जिसमें ना तो H प्लस है ना OH माइनस है, तो उनकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का निर्धारण हम आर्यनीय संकल्पना के द्वारा नहीं कर सकते। ये इसका बहुत बड़ी और इसकी कमी है इस संकल्पना की। इसके बाद हम दूसरी संकल्पना पे चलेंगे, उसका नाम है ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना। लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना को पढ़ने से पहले हम कुछ और बातों पर भी ध्यान देंगे। और वो बातें क्या हैं, अभी अभी हमने बोला था H प्लस आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड धनायन भी बोल देते हैं, या हाइड्रोजन आयन भी बोल देते हैं। अब हाइड्रोजन आयन जो होता है, इनका नाम हाइड्रोजन आयन होता है, इनको प्रोटॉन भी कहते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर हम आर्यनीयस संकल्पना के बाद जो ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना है उसको समझ सकते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी महोदय क्या बोलते हैं, ये दो साइंटिस्ट थे। ब्रोंस्टेड-लॉरी ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई कि वे पदार्थ जो आसानी से H प्लस आयन त्याग देते हैं वो प्रोटॉन दाता क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन दाता एग्जाम्पल से यदि हम समझना, चलो यहाँ लिख देते हैं, प्रोटॉन दाता क्या होंगे, अम्ल, और प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्या होंगे, क्षार। इन्होंने ये बात तो बोली थी, प्रोटॉन देने वाले अम्ल, प्रोटॉन लेने वाले क्षार। उसके बाद इन्होंने संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना भी प्रस्तुत की थी। अब ये क्या चीज़ है, ये हम जब एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपके समझ में आएगा। प्रोटॉन यानी H प्लस को देने वाले अम्ल और H प्लस को लेने वाले क्षार। एग्जाम्पल से देखिए। और एक बात और याद रखना है, H2O जो होता है पानी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। लिखने का एक दूसरा तरीका,
इसका मतलब पानी के अंदर H+ भी होता है, OH- आयन भी होता है, दोनों आयन होते हैं। अम्ल का तो H+ होगा, क्षार का OH- आयन होगा, और दोनों के ऊपर एक एक आवेश है, तो इसका मतलब प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आवेश उदासीन हो जाएगा, तो बचेगा HOH, और HOH को एक साथ लिख सकते हैं हम H2O। ये बात ध्यान में होनी चाहिए, यानी जल जो होता है, जल में H+ भी होता है, OH- आयन भी होता है, यानी अम्ल और क्षार दोनों के आयन इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल समझें। NH3 + H2O, H2O को मैं ऐसे ना लिख के मैं लिख रहा हूँ H+ और OH-। तो ध्यान रखना इन दोनों की एक अभिक्रिया कराई हमने, तो अभिक्रिया कराई तो ध्यान रखो NH3 अध्रुवीय अणु है, ये प्लस, ये अध्रुवीय ना समझे, अनायनिक समझिए। अनायनिक का मतलब ये आयनों में नहीं टूटता, ये नहीं टूटता, ये टूट जाता है आंशिक रूप से। तो इसका मतलब दोनों में से प्रोटॉन किसके पास है? दोनों में से प्रोटॉन किसके पास है? पानी के पास प्रोटॉन है। तो ये जो प्रोटॉन जो होता है वो अपना प्रोटॉन दूसरे के लिए क्या कर देता है? दे देता है। तो यहाँ पर अब बनेगा क्या, देखिए NH3 तो पहले था, H+ इसने दे दिया, तो क्या हुआ NH3 H+ आया, तो इसका मतलब क्या होगा NH4 और प्लस। अब यहाँ क्या बचा, पानी में क्या बचा बताओ? OH-। इसका मतलब ये पूरा था क्या? जल। ये क्या था? जल। जल ने अपना H+ क्या किया? दिया है। किसके लिए? NH3 के लिए। तो लिया NH3 ने, जल ने दिया, तो जल तो क्या हो गया, यहाँ पर मैंने बताया था प्रोटॉन देने वाला अम्ल। तो जल किस तरह से व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। और NH3 जो है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, यानी अमोनिया जो है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसका मतलब NH3 की प्रकृति पता लग गई यहाँ पर। कैसी प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। और जल कैसी प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का व्यवहार कर रहा है इस रिएक्शन में देखें तो, इस अभिक्रिया में देखें तो। उसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें, देखो HCl + H2O। H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H+ और OH-। इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, किसके पास H+ है? आप कहेंगे इसके पास, लेकिन ध्यान रखना है H+ किसके आधार पर बोलेंगे हम? ये क्या है? एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। मैंने आपको इससे पहले बताया था जो प्रबल अम्ल होते हैं वो आसानी से आयनित होते हैं और अधिक संख्या में क्या देते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं। तो अधिक H+ आयन जल की तुलना में, पानी की तुलना में किस में होंगे? HCl में होंगे। तो इसलिए HCl ज़्यादा H+ आयन मुक्त करेगा, तो ज़्यादा H+ आयन इस पर होंगे ना कि पानी पर। तो पानी को हम ऐसे ना लिख के अब सीधे ही लिख देंगे H2O। तो ये HCl जो होगा अपना H+ आयन मुक्त करेगा और इसके लिए दे देगा, और देने के बाद क्या बनेगा? H3O+ Cl-। तो HCl ने अपना H+ दिया, तो दिया तो क्या हो गया? ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? अम्ल की तरह। और H2O ने लिया तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की तरह। तो ध्यान रखना है इस वाली रिएक्शन में, इस वाली अभिक्रिया की बात करें तो अम्ल ने क्या किया था, अम्ल कह रहा हूँ सॉरी, पानी ने क्या किया था? अपना H+ दिया था। इस अभिक्रिया की बात करें तो HCl ने अपना H+ दिया है। इसका यहाँ पर पानी जो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की तरह। ऊपर वाली अभिक्रिया में किसकी तरह व्यवहार कर रहा था? अम्ल की तरह। तो इसका मतलब जल जो होता है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति को दर्शा सकता है। इसका मतलब उभय प्रोटोनिक स्पीसीज होता है ये जल। तो अब इसके बाद इस टर्म पे चलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना। ये क्या चीज़ है? क्षार की खूबी होती है वो H+ लेता है। अब क्षार
जो होता है H+ लेने के बाद जिस स्पीसीज में कन्वर्ट होता है या जिस पदार्थ में बदलता है उस पदार्थ को बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। उल्टा नाम होता है, ध्यान रखना, संयुग्मी अम्ल। और अम्ल जो होता है अपना प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जिस पदार्थ में बदल जाता है, जिस पदार्थ में बदलता है वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल का उल्टा संयुग्मी क्षार। तो ध्यान रखना, संयुग्मी अम्ल और क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। एक प्रोटॉन का क्या होता है? अंतर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे ही यहाँ बात करें HCl में H ने HCl में H+ निकला था और निकला था, इसके बाद क्या बन गया था? Cl-। तो इसका मतलब ये क्या होगा? यहाँ पे तो ये अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा था, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? संयुग्मी क्षार। क्षार का क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल। अब आप खुद देख सकते हैं, अम्ल बना था संयुग्मी क्षार में। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर केवल और केवल एक प्रोटॉन का अंतर है। यहाँ H+ Cl- ये था, Cl- तो वहाँ रहा ही, लेकिन क्या कम रह गया? H+। इसका मतलब इसमें और इसमें केवल और केवल H+ का अंतर है, प्रोटॉन का अंतर। ऐसे यहाँ बात करें, यहाँ इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं H+ OH-। तो देखिए यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है? बात करें हम तो H3O+। जो है उसमें क्या, एक प्रोटॉन ज़्यादा है। एक प्रोटॉन क्या इसके कंपैरिजन में एक प्रोटॉन का मतलब H+ क्या है? ज़्यादा है। तो हमने देखा क्षार और संयुग्मी अम्ल या फिर अम्ल और संयुग्मी क्षार जो होते हैं, एक ग्रुप है, एक पेयर, एक जोड़ा है। हम इनको क्या बोलेंगे? जोड़ा क्या क्या बनेगा? देखो ऊपर वाले में देखो, जोड़ा बनेगा NH3 का जोड़ा किसके साथ बनेगा? NH4+ के साथ। एक जोड़ा बनेगा H2O, लिख दो इसको, H2O सीधा लिख सकते हैं। और किसके साथ बनेगा? H2O का बनेगा OH- के साथ। ऐसे ही यहाँ पर बात करें, यहाँ जोड़ा क्या बनेगा? HCl का जोड़ा बनेगा Cl- के साथ। और यहाँ जोड़ा बनेगा H2O का बनेगा H3O+। इन्हें संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहा जाता है, जो पेयर बने थे। क्षार का तो बनेगा संयुग्मी अम्ल और अम्ल का बनेगा संयुग्मी क्षार। ये जो जोड़े बने थे इनको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। तो आशा करता हूँ बच्चों आज के लिए यही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। और एक बार थोड़ा सा रिपीटली मैं बता देता हूँ। आर्हेनियस ने बोला था वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, और जो OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बोला था प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार। ठीक है, तो इस आधार पर फिर हमने देख लिया, इन्होंने संयुग्मी अम्ल क्षार परिकल्पना भी दी थी। और हमने आर्हेनियस की एक कमी भी देखी थी कि अजलीय विलायकों में यह अवधारणा काम नहीं करती है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में देखा था। प्रोटॉन, अब इसकी क्या कमी है? इसकी ये कमी है कि अगर किसी पदार्थ में प्रोटॉन ही नहीं है, प्रोटॉन हम देख ही नहीं सके, प्रोटॉन है ही नहीं है, तो वहाँ पर ये परिकल्पना भी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।